काम करने के लिए बोला जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नियम बनाने से पहले आप सर्वे ना करो? भारतीय शासन व्यवस्था में, भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक दोष है कि सर्वे नहीं होती। कोई विधेयक या कोई कानून लाने से पहले, कोई जनहित कानून लाने से पहले, कोई प्रावधान लाने से पहले भारतीय गवर्नमेंट्स को, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले एक सर्वे करनी चाहिए। एक सर्वे। आप एक ऑफिस में बैठ के कोई नियम नहीं बना सकते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा। नमस्कार प्यारे बच्चों। पूरा देश एक ऐसी स्थिति में है वर्तमान में जिसे हम बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण से आज चर्चा करेंगे। भारत सरकार यूजीसी, ये यूजीसी वर्ड आज ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह ट्रेंड में है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूएनआई, हमारी परिभाषा है। प्यारे बच्चों, मेरा मकसद है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, साथ ही कुछ अभिभावक, कुछ युवा साथी जो इस आंदोलन से भ्रमित भी हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं, बहुतों के जीवन संकट में आ सकते हैं, क्योंकि आंदोलन रोड पर आ चुका है और रोड पर आई स्थिति बड़ी दयनीय और बड़ी चिंताजनक होती है किसी भी समाज के लिए। दोस्तों, सरकार जब भी कोई प्रावधान करती है, कानून बनता है संसद के द्वारा, तो यूजीसी 1956 यूजीसी एक्ट 1956 में ये नियम, ये संशोधन, ये प्रावधान लागू किया गया भारतीय संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा भारतीय संविधान में। इस एक्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, दिल्ली ड्यू यूनिवर्सिटी है, इग्न्यू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी विभिन्न राज्यों, 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय विद्यालयों से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक के, नेशनल स्तर तक के विश्वविद्यालयों में जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, जो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जैसे नेट होता है, पीएचडी होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स सर्च से संबंधित विभाग होता है, फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, उनमें जो नियम होंगे वो ये निर्धारित करेगा कौन? यूजीसी। इसको कुछ अधिकार दिए गए। इसमें समिति में, इसकी एक समिति होती है जिसमें 10 लोग, 15 लोग, 8 लोगों का टीम होता है जो निर्धारित करता है। अब ये भारत का कोई भी कानून हो, संशोधित होता रहता है हमारे संविधान में। संशोधन की प्रक्रिया लचीले संविधान के होने का प्रमाण है। संशोधन, कुछ कठोर संशोधन होते हैं, कुछ लचीले संशोधन होते हैं, कुछ सामान्य संशोधन होते हैं, तो ये व्यवस्था चलती रहती है। अब 27 जनवरी को, शायद या 28 जनवरी को यूजीसी को अपडेट किया गया बीजेपी द्वारा। बीजेपी का गवर्नमेंट सरकार है और बीजेपी ने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। देखो, हमको 2-3 पैरामीटर से इसको समझना होगा। एक तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? सरकार कोई काम कर रही है, क्यों कर रही है? क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप 9th, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हो। आप देश के ऐसे विद्यार्थी बनो, एक देश के ऐसे चिंतन करने वाले चिंतक विद्यार्थी बनो, जो भी घटना घटे आपके सामने, आप उस पर क्यों प्रश्न करें, क्यों हुआ,
बस। क्यों हुआ प्रश्न करते ही, चाहे गूगल से करें, चाहे यूट्यूब से करें, चैट जीपीटी से करें, अपने आसपास आंदोलन करने वाले, जयकारे देने वाले क्रांतिकारियों से करें, चाय पर चर्चा करने वाले चाचा से करें, एघाने पर तापने वाले ताऊ से करें, प्रश्न करें क्यों आप जो कह रहे हो क्यों कह रहे हो। सामने वाला आपको कारण बताएगा कि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, और उस इसलिए में अगर आपको तर्क लगे, मजबूती लगे, तो ही उस बात को माने। अब मैं भी एक प्रश्न करता हूं सरकार से कि आपने यूजीसी में संशोधन जो किए वो क्यों किए। मैंने रिसर्च की है, मैंने कोशिश की है आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की। तो कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी काम करती है, उसके कई कारण होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से हमको चीजों को समझना होगा। सरकार का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मानकीकरण करना है। मानकीकरण, मानकीकरण का तात्पर्य होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आपको वहां तक दिख रहा है। मानकीकरण मतलब गुणवत्ता वाला भर्ती प्रक्रिया। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको हमें इस लेवल का बनाना है कि हमारे शिक्षक इंटरनेशनल लेवल के शिक्षक हों। हमारे विश्वविद्यालय, दूसरा उद्देश्य है विश्वविद्यालयों का क्रम इंटरनेशनल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों से कंपेयर कर सके हमारे देश के विद्यालय, विश्वविद्यालय। दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है समानता। जो विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको समानता मिले। समानता, यहां ये बड़ा ध्यान से देने वाला शब्द है, समानता। सरकार ने कोशिश की कि ऐसे नियम बनाए जाएं जिसमें हमारे विद्यार्थी जो वर्गों से संबंधित हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल। अब पिछले विगत वर्षों में 2016 में एक स्टूडेंट ने, 2019 में एक घटना घटी, प्रताड़ित होकर स्वयं के शरीर का त्याग कर दिया। तो आयोग ने करीब 30-35 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसमें प्रत्येक जो सरकार की पार्टियां हैं, पक्ष की, विपक्ष की, राज्यों की, उन सब से कुछ कुछ सदस्य लेकर 30-35 लोगों की ये टीम थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की टीम थी। आपने देखा होगा कि कोई विपक्षी नेता बोल नहीं रहा है इस मुद्दे पर, क्योंकि इस नियम को लाने में सब साथ थे, इस प्रावधान को लाने में सब साथ थे। तो समानता आए। अब यही सरकार एक चूक कर बैठी। वो लोग एक चूक क्या कर बैठे कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं और जो रिजर्वेशन वाले, आरक्षण वाले विद्यार्थी हैं, या कह लो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके साथ साथ देखो सरकार का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है। प्यारे बच्चों, हमको ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि सरकार का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि केवल एससी और एसटी और जनरल को बांटना है, केवल बांटना है, यही मकसद नहीं है। फिलहाल जो आंदोलन हो रहा है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि सरकार का एकमात्र मकसद है देश को राजनीतिक चरमता तक ले जाना और जातिगत विभाजन में बांट देना। इसमें कहा गया है कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के किसी छात्र के प्रति कोई भी जाति का व्यक्ति, पहली बात तो और ध्यान से हमको समझने की जरूरत है, प्रावधान में केवल जाति शब्द है, लेकिन वहां प्रताड़ना का एक अंदाजा लगाया गया है कि सवर्ण वर्ग ही हमेशा निम्न वर्ग को जातिगत शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करता है। लेकिन भाई प्रताड़ना तो पंडितों के प्रति भी हो सकती है, ठाकुरों के लिए भी हो सकती है। देखे बड़े ठाकुर, देखा बड़ा पंडित, बहुत बड़ी पंडिताई चल रही है, फलाना ढिमका XYZ हो, वो किसी के प्रति हो सकता है। लेकिन यहां समानता में एक आरक्षण नाम का शब्द है। आरक्षण,
ये बड़ा कंफ्यूजेबल मामला है। कहने वाले बहुत आसानी से चीजों को कह रहे हैं, लेकिन वहां प्रावधान में सरकार ने सिर्फ जाति शब्द यूज किया है। जाति में सवर्ण भी आते हैं, SC ST OBC सब आते हैं, लेकिन ये जो आरक्षण वाला शब्द है, इस आरक्षण के अंतर्गत केवल SC ST OBC और EWS आते हैं। अर्थात इससे सवर्ण बाहर है, सवर्ण इसके बाहर है। अब मान लो कोई घटना घटी और SC ST OBC वाले बच्चे ने सवर्ण के खिलाफ शिकायत कर दी कि साहब ऐसे ऐसे हमको अपशब्द बोला गया है या हमको टॉर्चर किया गया है, ETC। शिकायत जब की जाती है तो शिकायत का सीधा सा अर्थ है कि दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, लेकिन यहां प्रावधान किया गया कि शिकायत होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, कुछ ही घंटों में एक्शन लिया जाएगा, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट दे दी जाएगी और न्याय कर दिया जाएगा। अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसे बरी कर दिया जाएगा, जिसने शिकायत कर दी है उसे बरी कर दिया जाएगा। यही आके मामला बिगड़ जाता है। कोई कानून ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें शिकायत, जब मेरे खिलाफ, मान लो मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे खिलाफ किसी ST ST OBC वाले भाई ने शिकायत कर दी कि साहब हमको चौधरी साहब ने ऐसे ऐसे डांटा है या ऐसे ऐसे शब्द कहा है। टीचर भी इंक्लूड है। अगर टीचर क्लास में किसी बच्चे को, अरे जनरली यार टीचर बहुत कुछ, टीचर का स्टूडेंट का रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है। टीचर बच्चे से बहुत कुछ कहता है। कैसे एक टीचर भय में पढ़ाए कि यार मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। ऑब्वियसली बिल्कुल हम मानते हैं कि टीचर को गरिमा में जीना चाहिए, एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के प्रति गरिमा में जीवन रखना चाहिए, बिल्कुल गरिमा में जीवन रखना चाहिए। लेकिन यहां तो अपवादों की बात हो रही है। खूब हर वर्ग के स्टूडेंट्सों में दोस्ती देखी जाती है, हर धर्म के विद्यार्थी में दोस्ती देखी जाती है और भाई भाई में लड़ाई देखी जाती है। मकसद ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई में लड़ाई नहीं होती, या एक ही धर्म के विद्यार्थियों में लड़ाई नहीं होती, या एक ही जाति के विद्यार्थियों में लड़ाई नहीं होती, या एक ही जाति के विद्यार्थी एक दूसरे के लिए अपशब्द यूज नहीं करते। खूब करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है एक भी व्यक्ति के प्रति अन्याय न हो, एक भी विद्यार्थी को अन्याय न झेलना पड़े, उसके लिए हमने एक नियम बनाया। परंतु सर नियम में ये बच्चों चूक कर गई सरकार कि जब अब मैंने आरोप लगाया और आरोप झूठा पाया गया तो फिर मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने यहां गलती नहीं की बच्चों। मैं एक दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। देखो, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम जब देखते हैं, यहां देखो धुआं निकल जाता है नियम बनाकर उन्हें लागू करने में। 150 करोड़ लोगों का देश है। यहां कोई भी नियम बनाना और उसे लागू करना इतना आसान नहीं है। सिस्टम ऊपर से नीचे तक चेंजेबल, बहुत खतरनाक सिस्टम है भारत का। मुझे जो निजी लेवल पर लग रहा है प्यारे बच्चों, वो ये है कि सरकार सिस्टम बना दे, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर, जैसे हरिजन एक्ट आया, हरिजन एक्ट आया था, जो जाटव या हरिजन या SC ST में अदर जो कास्ट आती हैं उनकी सुरक्षा के लिए अगर उन्हें कोई अपशब्द बोले या कुछ कहे तो यूपी में उनके खिलाफ हरिजन एक्ट लगेगा। अब वो हरिजन एक्ट के मामले, अधिकांश मामले देखे गए हैं कि जो सवर्ण वर्ग है, जैसे जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, पार्टी बंदियां होती हैं। मेरे गांव के अकॉर्डिंग मैं देखूं, मेरे गांव में अभी तक एक भी मामला हरिजन एक्ट का रियल नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। प्रत्येक मामले में किसी जाट पार्टी ने दूसरी जाट पार्टी के जाट व्यक्ति को फंसवाने के लिए अपनी पार्टी के SC ST से संबंधित व्यक्ति के द्वारा हरिजन एक्ट का केस आरोपित करवाया गया। चंद्रशेखर जो फिलहाल दलितों के नेता हैं, उनका भी कोई वीडियो में सुन रहा था, कोई वायरल हुआ है कि वो एक DM से शायद कह रहे हैं कि या तो न्याय कर, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ हरिजन एक्ट लगा दूंगा। आप कब आए यहाँ? मैं 27 को है। आप 27 में आए? 27 को। फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये तो उसमें रूल में है। मैं आपके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है?
नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, सीईओ साहब को भी, सीईओ साहब और आप पर दोनों मुकदमा करा, डीएम साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। हरिजन एक्ट तो घटना के बाद लगती है, हरिजन एक्ट की धमकी कैसे दी जा सकती है? यहां भी वही डर है, यहां भी वही डर है कि ऐसे मामले में तो दुरुपयोग होगा। तो नियम ये भी गलत नहीं है, नियम हरिजन एक्ट भी गलत नहीं है। पॉक्सो एक्ट में कितने झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बच्चियों का सहारा लेके और व्यक्तियों को फंसाया जाता है, युवाओं को फंसाया जाता है। दहेज कानून जो आया, दहेज कानून में कितने झूठे आरोप, परिवार बर्बाद कर दिए जाते हैं। ससुराल से ट्यूशन मिलता है बहुओं को, वो गलती के चक्कर में कई बार देखा गया है, अपने एक्शन ले लेती हैं, उसमें बहुत ज्यादा घटनाएं घट जाती हैं, फिर पूरा परिवार को जेल जाना पड़ता है। लेकिन ये तो नहीं है कि ऐसी सच में घटनाएं नहीं होती हैं, सच में प्रताड़ना मिलती है, सच में शोषण मिलता है। तो प्रत्येक कानून कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, कोई कानून पूर्णतः सही नहीं हो सकता। एक कानून तब सही है जब उस कानून के लिखित प्रमाण हो, उस कानून में जो एक्ट बनाया गया है जो बैलेंस्ड हो, और उस कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो ग्रामीण लेवल से लेकर थाना, जिला, स्टेट तक सबको पता हो करना क्या है, सबको पता हो अन्याय इसके अंतर क्या है और न्याय इसके अंतर क्या है, सब उसका पालन करें, तब तो कोई कानून सफल हो सकता है। हाँ, इस कानून में सरकार ये गलती जरूर कर गई है कि सरकार का उद्देश्य साफ है, उद्देश्य अच्छा है, नो डाउट उद्देश्य अच्छा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है, उसको आगे लाने के लिए नेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, केंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है, लेकिन राज्यों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा न हो कि राज्य लेवल पर कैसे, मैं आपको बहुत चीजें अच्छे से समझा सकता हूं और अच्छे से, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए। राज्य लेवल पर बहुत हानि हो रही है। मान लो इस नियम में कहा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हमको लाना है अपने विश्वविद्यालयों को, तो जो राज्य में विश्वविद्यालय हैं, राज्य में, वहां राज्य सरकार का अधिकार खत्म हो रहा है और क्षेत्रीयता का अधिकार खत्म हो रहा है। तो एक विद्यालय से संबंधित क्षेत्रीय स्टूडेंट्स का कंपटीशन नेशनल लेवल पे हो जाएगा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक समस्या ये भी समझ नहीं आ रही है कि सरकार में कितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, यूपीएससी के अधिकारियों को पद दिए जाते हैं, काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नियम बनाने से पहले आप सर्वे ना करो? भारतीय शासन व्यवस्था में, भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक दोष है कि सर्वे नहीं होती। कोई विधेयक या कोई कानून लाने से पहले, कोई जनहित कानून लाने से पहले, कोई प्रावधान लाने से पहले भारतीय गवर्नमेंट्स को, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले एक सर्वे करनी चाहिए। एक सर्वे, आप एक ऑफिस में बैठ के कोई नियम नहीं बना सकते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा। बीजेपी बनाम कांग्रेस, कह रहे बच्चों, कांग्रेस, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए निवेदन करूंगा कि आप भूल जाएं आप कांग्रेस के आदमी हैं या बीजेपी के आदमी हैं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं। एक टीचर होने के नाते मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देश में चल क्या रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। 18 साल के बाद आपको वोट करनी है और आपकी वोट ही आपके घर तक जल पहुंचाएगी, खाना बनाने की गैस पहुंचाएगी, शैक्षणिक सुविधाएं पहुंचाएगी, पेंशन योजना पहुंचाएगी, आपकी ही वोट आपके यहाँ तक खरंजा पहुंचाएगी, आपकी वोट या आपके यहाँ तक बिजली पहुंचाएगी। हर काम आपकी वोट से होगा। तो आप वोट दे क्यों रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों देना होता है, सब आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में फिलहाल 2 राजनीतिक सत्ताएं प्रमुखता में है, कांग्रेस और बीजेपी। पर दोस्तों, कांग्रेस के समय जो हमारे ऊपर कर्ज था, कर्ज देश पर, डाटा बता रहा हूं मैं आपको, और बीजेपी के पिछले 15 सालों में, 2014 से बीजेपी है भारत में लगातार, जो कर्ज है बीजेपी के शासनकाल में भारत पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। कांग्रेस के शासनकाल में वो कर्ज कंपेयर टू बीजेपी कम था।
एक दूसरा फैक्ट, बीजेपी ने टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया। सरकार की आमदनी का स्रोत क्या होता है? सबसे बड़ा स्रोत होता है सरकार की आमदनी का टैक्स, जो जनता से लेती है। हमारे पास खर्चा करने का पैसा, कुछ बनाने का पैसा नौकरी करके आता है। सरकार के पास वो पैसा कहां से आता है? जो किसान, औद्योगिक व्यक्ति, टीचर्स, आर्मी के हमारे ऑफिसर, पुलिस जो टैक्स देती है, विभिन्न रूपों में हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, वो सरकार की इनकम का स्रोत है। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। जैसे अब कांग्रेस टैक्स बहुत कम लेती थी, बहुत कम टैक्स लेती थी। जैसे मान लो कांग्रेस ले रही है 2014 से पहले 100 रुपए टैक्स पूरे भारत से, तो बीजेपी ने वही टैक्स लगभग 400 रुपए कर दिया। तो 3-4 गुना इनकम बढ़ गई कांग्रेस बीजेपी की। फिर भी कांग्रेस के पास कर्ज कम था विदेशों से खर्चा चलाने के लिए देश का, लेकिन बीजेपी के पास कर्ज ज्यादा हो गया। कांग्रेस के शासनकाल में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, बांग्लादेश वाला पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। क्या युद्ध लड़े? युद्ध में खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है युद्ध में। बीजेपी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, एक आधे एयर स्ट्राइक कर दी छोटी मोटी, और कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसके बावजूद भी पैसा पता नहीं कहां गया। क्यों इतने कर्जे में है भारत? समझ नहीं आ रहा। बीजेपी की आधारशिला क्या है? देखो, बीजेपी बिजली फ्री नहीं दे रही, बिजली फ्री नहीं दे रही, पानी फ्री नहीं दे रही, गैस महंगी दे रही है बहुत ज्यादा, पेट्रोल डीजल आसमान से ऊपर हैं। कितना रेट हाई है पेट्रोल डीजल का। गोल्ड का कीमत देखो कितना बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस के समय में बिजली फ्री, किसानों का ऋण बीजेपी ने 14 सालों में एक भी बार माफ नहीं किया। कांग्रेस हर बार माफ करती थी, फिर भी देश चल रहा था। मनमोहन सिंह के टाइम पर 2014 तक देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत हाई थी, और 2014 के बाद इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत डाउन हुई है। कारण क्या है? कांग्रेस की कमियां क्या रही हैं? कांग्रेस ने यह नहीं समझा कि देश को हिंदुत्व की जरूरत है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू प्रधान है। भाई, मुस्लिमों के लिए पूर्ण प्रेम है, पूर्ण समर्पण है, पूर्ण बंधुत्व है, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। क्लियर सी बात है। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं का है, हिंदुओं का घर है, कोई बात नहीं। मुस्लिम भी इतिहास तो अलग है, लेकिन अब हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी यहां थोड़ा सा काम कर गई कि राम मंदिर बना गई। और बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है? सिर्फ राम मंदिर बनाने के अलावा न तो गौ हत्या रोकी बीजेपी पर, न किसी प्रकार का साधु संतों का अपमान रोका बीजेपी पर। शंकराचार्य, जो 4 भारत के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, 4 मठों में 4 शंकराचार्य, हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। किस हिंदुत्व की बात कर रही है बीजेपी? और वो मंदिर भी आरएसएस की वजह से बना है, बीजेपी की वजह से नहीं। भगवान श्री राम का मंदिर आरएसएस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। तो कांग्रेस की गलती सिर्फ ये है कि कांग्रेस हिंदुत्व की विचारधारा को नहीं समझी। बाकी कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं कंपेयर टू बीजेपी। और जब व्यक्ति ठोकर खाता है तो संभलता है, समझता है। और मेरा यहां बिल्कुल ये कहना नहीं है कि आप कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस वोट लेने लायक होगी तो लेगी। मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि देश कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है इस देश में, हमको समझने की जरूरत है। अब ये यूजीसी जो कानून आया है, अब इसी को देख लो आप। क्यों लाए हो आप? ठीक है, अच्छी तरीके से मालूम है क्यों लाए हो, खूब बढ़िया बात है, सही तरीके से लाए हो। लेकिन कानून को लेकर जातिगत इतनी उथल पुथल मचाना ठीक नहीं है कि ब्राह्मणों को और दलितों को बांटा जा रहा है। नहीं बांटा जा रहा है, मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल नहीं बांटा जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बांटा जा रहा है, तो क्यों बांट रहे हो? क्यों अपने दलित भाइयों को गाली दे रहे हो? एक नेता ने एक ऑफिस में बैठकर कोई नियम बनवा दिया, सिर्फ विरोध उस नेता का कीजिए। आपसे निवेदन है, आपस में किसी प्रकार का वैर भाव मत लाइए। न ब्राह्मणों के प्रति कोई SC ST वाला कुछ कहे, न SC ST वालों के प्रति ब्राह्मण कुछ कहे। हम सब चाहते हैं ये देश सबका है,
सबके लिए है, सबके ही लिए रहना चाहिए। अच्छे नेता भी इस देश में है। अब मोदी जी के बाद निकल के आएंगे अच्छे नेता, मोदी जी थोड़ी गड़बड़ कर गए तो करोगे, कोई बात नहीं।